हैलोजन तत्वों के गुणों को पढ़ रहे थे पिछली भी क्लास में, और उस क्लास से जितने भी हैलोजन तत्वों के गुण छूटे थे वो आज पढ़ेंगे। तभी मैंने हेडिंग भी डाल रखी है कि हैलोजन तत्वों के अभी गुण पढ़ने हैं हम लोगों को। अब हैलोजन तत्वों के गुणों में से मैं अगर नेक्स्ट टाइप के गुण पर चलता हूं तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो सभी जानते हो। अगर कोई तत्व का कोई एक परमाणु है, अगर हम बाहर से कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की बाहरी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी खर्च करनी होती है, और एनर्जी खर्च करके ही बाहरी इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में इंटर कर पाता है, आ पाता है। उस दौरान इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा को खर्च कर परमाणु की बाहरी कक्षा पर आ पाता है, एनर्जी को, उस अमाउंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को खर्च कर परमाणु की कक्षा पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का खर्च कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की जो वैल्यू होती है हमेशा निगेटिव रखी जाती है। ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। पूछेगा निगेटिव क्यों ऐसा रख दिया वैल्यू, तो बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा क्या की है, खोई है, और ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा का खोना उस निगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो अगर मैं पढ़ूं तो, क्योंकि हैलोजन तत्वों की बाहरी कक्षा में जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, आपने देखा बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अगर इन एलिमेंट्स को एक भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका अष्टक पूर्ण होता है। क्योंकि इन एलिमेंट्स को एक ही इलेक्ट्रॉन मिल जाने पर यह अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए उनके पास एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होने पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा त्याग कर कक्षा में आ सकता है। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा त्याग कर हैलोजन की बाहरी कक्षा में आ सकता है, ऐसे तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं, या इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू अधिक होती है। तो सबसे पहले तो मैंने इस बात को लिखा भी है, क्योंकि वर्ग 17 के तत्वों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, 1, जिसे ये शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ये शीघ्रता से अष्टक को पूर्ण कर लेते हैं। अतः इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, अधिक ऋणात्मक होती है। अभी पूछता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम कैसा है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में से अगर देखा जाए तो वैसे तो क्रम हम लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आयोडीन के परमाणु का आकार सबसे बड़ा होता है, बहुत सारी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें इंटर कर जाना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होनी चाहिए। इससे छोटे आकार का परमाणु है ब्रोमीन। अगर नेव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ब्रोमीन में आने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी त्यागनी चाहिए और इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता और अधिक होनी चाहिए। उस हिसाब से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता और भी अधिक होनी चाहिए और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता और भी अधिक होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां क्रिएट करता है कि जबकि ऐसा नहीं है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। उसका भी रीजन ये है, देखो हम तुमको बताते हैं उसका रीजन क्या है। बेटा फ्लोरीन के एटम का साइज छोटा होता है, और जब फ्लोरीन के एटम का साइज बेटा अगर छोटा होगा तो फ्लोरीन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक दूसरे के कहां होंगे, समीप, पास 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 होंगे। 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन में, और क्योंकि एटम का साइज छोटा है सारी के सारे इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल समीप समीप होते हैं। और नए आने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि इसकी सेल में प्रवेश पाएगा, मैं मानता हूं ये इलेक्ट्रॉन है जो इसकी सेल पर प्रवेश पाने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप कम है, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित है। इस प्रवृत्ति को हम ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। अब ये इलेक्ट्रॉन करता क्या है, इलेक्ट्रॉन तो आधी ऊर्जा केवल इस बात के लिए खर्च हो जाती है उसकी कि वो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करे। अब आधी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध खर्च हो गई, बाकी ऊर्जा को ये थोड़ी सी अमाउंट त्याग कर ये क्लास में अंदर आ जाता है। तो मेन तरीका क्या होता है, मेन इलेक्ट्रॉन होता है किसको कहते हैं, ऊर्जा को त्याग कर क्लास में आना। अभी सोचने वाली बात है, जैसे मैं क्या सोचता हूं, इलेक्ट्रॉन 100 जूल एनर्जी है इसके पास, इसने 80 जूल ऊर्जा तो खर्च कर दी इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में,
इसके पास बची कितने जूल एनर्जी, 20 जूल ऊर्जा बची। और वो 20 जूल ऊर्जा को त्याग कर इलेक्ट्रॉन की कहां पर आ जाएगा, क्लास पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वो 80 जूल कहीं नहीं कहलाएगी, क्योंकि 80 जूल तो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गई। इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा त्याग कर अंदर आ रहा है, 20 जूल। अगर इलेक्ट्रॉन 20 जूल एनर्जी त्याग कर परमाणु के अंदर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी मानी जाएगी, 20। तो मैं क्या सोचता हूँ, ये 100 जूल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं मानते, इलेक्ट्रॉन बंधुता केवल कितनी जूल एनर्जी को मानते हैं, 20। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता देखने में तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू कैसी होती है, कम। फ्लोरीन में सेम यही चीज़ है। फ्लोरीन में वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन में जब भी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आता है, फ्लोरीन के जो अन्य इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है परमाणु की ओर आने में, परमाणु की अंदर की ओर आने में। तो इलेक्ट्रॉन की आधी से ज्यादा ऊर्जा तो वहां खर्च हो गई इलेक्ट्रॉनों के विरुद्ध कार्य करने में, बाकी ऊर्जा की हल्की अमाउंट को त्याग कर वो फ्लोरीन के अंदर आ जाता है। क्योंकि ऊर्जा की छोटी अमाउंट को त्याग कर आता है, मैंने बताया इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी है, कम है। छोटी ऊर्जा त्यागता है, कम ऊर्जा त्यागता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी है, कम। इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक क्रम याद रखें हमेशा। इलेक्ट्रॉन बंधुता में सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता आयोडीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम फ्लोरीन की, और सबसे कम आयोडीन की, उससे अधिक ब्रोमीन की, उससे अधिक फ्लोरीन की, और सबसे अधिक किसकी होती है, क्लोरीन की। इसको बहुत विशेष ध्यान रखना है, ये ऑर्डर कभी पूछ भी लिया जाता है। और हमारे यहाँ तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इस दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला एलिमेंट कौन सा है, वो है क्लोरीन। इस बात को भी याद रखेंगे। आवर्त सारणी के में उपस्थित 118 ही एलिमेंट में अगर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला कोई भी एलिमेंट है वो क्लोरीन, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर कभी भी क्वेश्चन आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने इसका रीजन भी लिखा है, क्योंकि एफ फ्लोरीन परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, अतः इसके पी उपकोष के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब आगे नेक्स्ट नंबर लिखा है, अगली हेडिंग है रंग। हम जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स को देखते हैं ये हमको रंगीन दिखाई देते हैं। हैलोजन एलिमेंट्स का रंगीन दिखाई देने का भी अपना कारण है। सबसे पहले मैंने लिख रखा है, देखो पढ़ते हैं। कहता है सभी हैलोजन एलिमेंट जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। अब रंग को भी मैंने लिख रखा है, हालांकि आपको रंग याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब क्योंकि 4 एलिमेंट के रंग लिखने थे तो मैंने उनको लिख के दिखा दिया, बाकी आप रंग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन है वो इस बात पर आधारित होगा कि हैलोजन रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, कौन सा हैलोजन किस रंग का दिखाई देता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। हालांकि मैंने लिख रखा है कि जो फ्लोरीन एलिमेंट होता है हैलोजन है, ये आपको लाइट येलो कलर का दिखाई देगा। क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर का दिखाई देगा। आपको जो ब्रोमीन होगा वो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा, और जो आयोडीन होगा ये डार्क वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। हाँ बेटा, एस्टेटिन, बेटा एस्टेटिन के बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हैलोजन एलिमेंट के परिवार के तत्वों से मैच नहीं करती हैं, इसलिए हमने हैलोजन तत्वों की विशेषताओं को बताते समय एस्टेटिन को कई कारणों में या कई गुणों में उसको छोड़ दिया है हम लोगों ने। हैलोजन भाई रीजन इसका ये है कि एक तो एस्टेटिन हैलोजन एलिमेंट की सीरीज में सबसे नीचे है, और दूसरा इसका बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है, बहुत सारे इसके ऐसे गुण हैं, अगर मैं इसको बाकी एलिमेंट से कंपेयर करता हूं तो वो इसके गुण अलग हैं। तो क्योंकि एस्टेटिन की प्रॉपर्टी अलग जा रही है, हमने उनको छोड़ के गणनाएं की है सारी। अब कारण पूछता है, उसको कारण हम पढ़े पहले हम बताते हैं आपको कारण, तो ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं। देखो सोचो, प्रत्येक परमाणु के अपने चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, और अगर तत्व अक्रिय तत्व नहीं है तो ये बात भी कन्फर्म है कि उसकी कक्षाओं में कुछ कक्षाएं अभी पूर्ण रूप से भरी नहीं है। अगर बेटा अक्रिय एलिमेंट्स होगा तो ये जरूर मैं मानता हूं कि उसकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, लेकिन अगर तत्व अक्रिय है तो उसकी बाहरी कक्षा में अभी भी कुछ जगह खाली है। फिर हुआ क्या, जब हमने उसको प्रकाश की उपस्थिति में प्रेजेंस में रखा उस हैलोजन एलिमेंट को, तो प्रकाश हैलोजन एलिमेंट पर पड़ा। प्रकाश जैसे ही हैलोजन एलिमेंट पर पड़ा, हैलोजन एलिमेंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल गई। और आप सबने 11th क्लास पे इस बात को पढ़ रखा है कि जब भी किसी तत्व के परमाणु को
के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। सेम प्रोसीजर ऐसा ही हुआ हैलोजन एलिमेंट पर, जैसे लाइट को आरोपित किया गया या प्रकाश उस पर पड़ा, हैलोजन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गया और ये ऊर्जा पाकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चले गए, उच्च ऊर्जा स्तर। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाकर बहुत देर तक वहां स्थायी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी तो कम ही थी ना। आपने उस पर प्रकाश डाल के उसकी एनर्जी कुछ देर के लिए क्या करी है, बढ़ाई है, लेकिन अगले ही क्षण नाभिक उसको फिर से अपनी ओर खींचेगा और जब नाभिक अपने ओर फिर से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर पर। अगर इस क्रम को देखें कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण कर निम्न से उच्च में जा रहा था, तो जब अब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा तो वो ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग। अब बात आएगी सर जी ऊर्जा को कैसे त्यागता है, दो रूपों में, प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। तो जब इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर गया था, और वो इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आया तो उसने ऊर्जा का त्याग किया। ऊर्जा का यह त्याग किसके रूप में था, प्रकाश के रूप में। अब प्रत्येक एलिमेंट एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या करता है, त्यागता है। जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहां आता है, निम्न पर, वो निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या करता है, त्यागता है। और क्योंकि ये एलिमेंट निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को त्यागते हैं, अतः इनके रंग भी कैसे होते हैं, निश्चित। तो ऊर्जा द्वारा उन त्यागे गए प्रकाश को अगर मैं देखता हूं, उनका रेंज कुछ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, ऐसा कुछ तरंग दैर्ध्य का क्रम, जिसके कारण जो एलिमेंट जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश त्यागेगा वो उसी कलर का दिखाई देने लगेगा। अब जैसे मैंने क्या सोचा कि जब फ्लोरीन के एलिमेंट को एनर्जी मिली होगी, इसका इलेक्ट्रॉन निम्न से कहां गया, उच्च पर, और उच्च पर जाकर फिर ये उच्च से जब निम्न पर आया, इसने एक विशेष तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को त्यागा, और क्योंकि विशेष तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को त्यागा, उसका तरंग दैर्ध्य किसकी रेंज पर होगा, लाइट येलो के कलर का होगा। ये उस रेंज के प्रकाश को त्याग रहा होगा। सेम क्लोरीन के ग्रीनिश येलो कलर का त्यागता है। तो हर एक एलिमेंट जो है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसी बेसिस पे वे अलग अलग कलर के दिखाई भी देते हैं, क्योंकि सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम तो नहीं है। इसका मतलब अगर ये भी एक चीज है, अगर सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता तो फिर वे एक ही तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को त्यागते। कैसे, अगर क्लोरीन का एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, दोनों क्लोरीन के एटम है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 तो इनके जब इनके इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएंगे और उच्च से निम्न पर आएंगे तो सेम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे। अगर ये जिस कलर का प्रकाश त्याग रहा होगा, दूसरा भी उसी कलर का प्रकाश त्याग रहा होगा, क्योंकि इनमें से सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या कर सकते हैं, उत्सर्जित करते हैं, और इसीलिए अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। अब मैं इसमें पढ़ के सुना देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। कहता है, जब हैलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉन प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा पाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं। मैंने बताया भी, जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा पड़ी, ये इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गए, परंतु यही इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते, मैंने बताया भी, इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में गया है, ज्यादा देर तक वहां टिकेगा नहीं, शीघ्र ही वो उच्च से फिर कहां आएगा, निम्न, अपनी ग्राउंड स्टेट पर दोबारा आएगा। तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं तो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और क्योंकि निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, हैलोजन हमें उसी रंग के दिखाई देते हैं जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है आक्सीकारक क्षमता। वैसे तो आक्सीकारक क्षमता हम आपको ये बता दें, थोड़ा सा अगर हम इस बात को डिटेल में पढ़ें तो क्या पढ़ सकते हैं, यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्यागता, देखो इसको ध्यान रखना, बाद में अगर इच्छा होगी तो हम तुम्हारा ये लिखवा भी देंगे, और केवल लगेगा कि जिसे हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे इस बात को तो फिर वो भी अच्छा है। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका आक्सीकरण होता है। फिर से ध्यान रखना, यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो उसका क्या होता है, आक्सीकरण। क्योंकि इस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसका आक्सीकरण हुआ है, हम ये कह सकते हैं ये अपचायक का व्यवहार प्रकट करता है, जस्ट अपोजिट नेचर दिखाता है।
ऑक्सीकरण हुआ इसका, ये काम काहे का करेगा, अपचायक का। अब दूसरे तरफ चलते हैं। क्या दूसरी तरफ चलते हैं? यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, उसका अपचयन होता है। क्योंकि उसका अपचयन हो रहा है, वो कार्य काहे का करेगा, ऑक्सीकारक। इन सभी एलिमेंट्स में, इन सभी का मतलब हैलोजन एलिमेंट्स में से एक तो सबसे पहली बात ये सोचने वाली बात है कि हैलोजन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई पूछेगा सर जी ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये कैसे समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमको समझ में आने लगा था। कैसे? हैलोजन तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 7। इससे क्या लगता है कि अष्टक कैसा पूर्ण करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। मैं देखते ही समझ गया कि हैलोजन एलिमेंट जो है वो अपने अष्टक को पूरा करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अर्थात इनका क्या होता है, अपचयन, और ये कार्य काहे का करेंगे, ऑक्सीकारक। तो मुझे ये बात तो तुरंत उसी समय पता चल गई कि हैलोजन एलिमेंट जो होते हैं ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी मैं एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को और लिख देता हूं, यहां इधर लिखते हैं। सोडियम 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब देखते हैं ये अष्टक कैसे पूरा करता है। आप कहोगे सर जी एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ये त्याग दे, अष्टक पूरा हो गया। बस मैं इसी बात पर चलो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अष्टक पूरा करता है अर्थात इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखता है, अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखता है तो इसका होगा ऑक्सीकरण, और ये कार्य काहे का करेगा, अपचायक का। जस्ट अपोजिट बिहेवियर पर जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो एक बात तो ये स्पष्ट है कि हैलोजन एलिमेंट की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं अर्थात इनका होता है अपचयन, और ये कार्य काहे का करेंगे, ऑक्सीकारक। लेकिन कभी कभी हमसे ऐसा भी पूछ लेता है, हैलोजन तो ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन उन सभी हैलोजन एलिमेंट्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से इनमें से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? इनमें से अगर मुझे छांटने के लिए दे दिया जाए कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है, तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे हाई है अर्थात इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब समझते हो ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। क्योंकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को सबसे शीघ्रता से ग्रहण कर लेगा। क्योंकि सबसे शीघ्रता से ग्रहण कर लेगा, इसका अपचयन शीघ्रता से हो सकता है, तो यह प्रबल ऑक्सीकारक है। अब अगर इसी क्रम में मैं आगे की ओर चलूं तो आयोडीन का जो होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति कम होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता कम है, यह दुर्बल ऑक्सीकारक है। अब इसमें भी कभी कभी व्यक्ति पूछ लेता है सर जी ये भी वाली बात हमको समझ में नहीं आती है, एक बार इसको हम बता दें, और कैसी तरीके से बता देते हैं, अभी बता देते हैं। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और आयोडीन का साइज कैसा होता है, बड़ा। बस इतनी बात ध्यान से देखना है। फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, इलेक्ट्रॉन को इसका नाभिक तीव्रता से आकर्षित कर सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैसा है, कम। इलेक्ट्रॉन को ये तेजी से खींच सकता है। इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कैसा है, अधिक। ये इलेक्ट्रॉन को तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित नहीं, क्योंकि ये तीव्रता से आकर्षित कर सकता है, ये सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। और वो तीव्रता से आकर्षित नहीं कर सकता है, वो अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखने वाला। ऑक्सीकारक नेचर समझ गए, इसको कैसे बताना है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, लिखता है आबंध वियोजन ऊर्जा। आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है, अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच बॉन्ड बना हुआ है, डेवलप है बॉन्ड, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के तो बॉन्ड आप ब्रेक ही नहीं कर सकते। मैं ये जरूर मानता हूं इस बात को कि कभी कभी बॉन्ड कम एनर्जी में ही ब्रेक हो जाता है, लेकिन बेटा हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की कुछ अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा की उस मात्रा को बोलते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। थोड़ा सा मैं इसको भी डिटेल में करूंगा कि कितने बॉन्ड तोड़ने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति पूछ लेता है आबंध वियोजन ऊर्जा के लिए हम कितने बॉन्ड एक साथ तोड़ दें, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना होगा। कितने मोल बॉन्ड को तोड़ना होगा, 1 मोल आबंधों को तोड़ना होगा। 1 मोल आबंध को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग जाती है, हम उस एनर्जी की अमाउंट को कहते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा। अब आबंध वियोजन ऊर्जा में देखो ऐसे बेटा समझ सकते हैं, अगर इस हिसाब से आपको आ जाता है आबंध वियोजन ऊर्जा, तो फिर आपका काम बन चुका है।
छोटे और बड़े एटम के लिए मैं बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास दो छोटे एटम हैं और हमारे पास दो एटम बड़े हैं। वो वाला बड़ा नहीं हो पाया है, उसको बड़ा समझ लेना है बेटा। इसका ये नाभिक, इसका ये नाभिक, इन दोनों के बीच की दूरी ये है। अभी ध्यान देने वाली बात है, बीच की दूरी मैं जान गया दोनों के, या दोनों के बॉन्ड लेंथ में समझ गया। बॉन्ड की लेंथ कैसी है? छोटी। और बॉन्ड की लेंथ छोटी है तो आकर्षण बल कैसा होगा? अधिक। अधिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कैसी चाहिए? ज्यादा। समझ गए? तो छोटे मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंध वियोजन ऊर्जा का मान कैसा रहता है? अधिक। उधर चलते हैं बेटा। इसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, दोनों के बीच की दूरी कैसी है? ज्यादा। दूसरे शब्दों में ये सोच सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बड़ा है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, इसे ब्रेक करना कैसा हो जाएगा? आसान। और क्योंकि ब्रेक करना आसान है, कम एनर्जी में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर कम एनर्जी में ब्रेक कर सकते हैं तो आबंध वियोजन ऊर्जा कैसी हो गई? कम हो गई। तो एक बात, मैं आबंध वियोजन ऊर्जा को तो ऐसे भी पता कर गया, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर छोटे छोटे साइज के एटम बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर तैयार करेंगे, आबंध वियोजन ऊर्जा अधिक होगी। बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल, एटम अगर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वहां बॉन्ड लेंथ बड़ा होने वाला है। और बॉन्ड लेंथ जब बड़ा होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना भी कैसा रहेगा? आसान रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? आप दो टुकड़े ले लो धागे के, पतली रस्सियां ले लो। अगर रस्सी का साइज छोटा है, बहुत छोटा रस्सी का साइज है, दोनों नजदीक नजदीक छोटा से, उसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी कैसी लगानी पड़ेगी? ज्यादा। लेकिन अगर उसी रस्सी का साइज बड़ा कर दिया जाए, उसको ब्रेक करना कैसा है? आसान है। सेम, बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान रहता है, कम एनर्जी पे ब्रेक हो जाता है। लेकिन छोटा बॉन्ड जो है, उसको ब्रेक करने में एनर्जी कैसी लग जाती है? ज्यादा। लेकिन इस क्रम को देखकर काफी लोग कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूजन जायज भी है। अगर आप इस बात को समझ गए हो कि छोटा एटम जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है, तो वो इस क्रम को देखकर अगर आप परेशान हो तो बिल्कुल भी आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो। गलत डायरेक्शन है ही नहीं। अच्छा, मैं इसमें से एक क्रम हटा दूं, देखो सबके मन में तुरंत पता चल जाएगा, सर जी ने बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है? क्या बोलते हो कि आयोडीन का सर जी साइज बहुत बड़ा था, बॉन्ड बड़ा होगा, जल्दी से टूट जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम इसी का रहना चाहिए। इससे ज्यादा किसका होना चाहिए? ब्रोमीन का। इससे ज्यादा किसका होना चाहिए? क्लोरीन का। और तभी किसी के दिमाग में, सर ये फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन बेटा फ्लोरीन का एक रीजन सुन लेते हैं। फ्लोरीन के ये दो एटम हैं, फ्लोरीन ये भी है, ये भी फ्लोरीन है। अच्छा, फ्लोरीन में ये तो जानते हो इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मैं क्या मानता हूं, देखो फ्लोरीन में से दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप होता है। तो मैं क्या सोचता हूं, 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्ड नहीं बना पाए। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन के, उसने बॉन्ड बनाए। अभी भी यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी सोचने वाली बात है, एटम साइज है तो ये लोन पेयर जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बॉन्ड के पास रखे हुए हैं। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन इनके 6 इलेक्ट्रॉन के काफी नजदीक हैं। नजदीक क्यों? क्योंकि एटम का साइज दोनों का कम है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी है, और ये लोन पेयर खिसियाए बैठे हैं पहले से। ये समस्त 6 इलेक्ट्रॉन इसके समस्त 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित। बस इतनी बात ध्यान देना है। अगर इसके 6 इलेक्ट्रॉन उसके 6 इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक होने लगेगा। तो प्रतिकर्षित का मतलब क्या है? ये बॉन्ड कैसा महसूस करेगा? खिंचाव महसूस करेगा। और बॉन्ड खिंचाव महसूस करेगा, इसका मतलब एटम एक दूसरे से कैसे होने लगेंगे? दूर। अगर एटम दूर होने लगे, इसका मतलब बॉन्ड कैसा हो गया? कमजोर। और कमजोर बॉन्ड की तोड़ने में एनर्जी ज्यादा थोड़ी लगती है, एनर्जी कैसी लगती है? कम। कितनी एनर्जी कम लगती है? तो ब्रोमीन से भी एनर्जी कैसी लगती है? कम लगती है। फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ऐसी घटना या ऐसी दुर्घटना फ्लोरीन के साथ, बेचारे के साथ क्यों हुई? मेन मैटर करता है फ्लोरीन का साइज छोटा है,
इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए जितना कि फ्लोरीन का साइज छोटा, इतना हो जाए कि लोन पेयर दूसरे एटम के लोन पेयर के बिल्कुल समीप आ जाएं। मैं छोटे से मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना कि इतना छोटा था कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कैसे आ गए समीप। अब पूछोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फ्लोरीन की बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड तो एक ही नहीं बनाया था, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? लोन पेयर। वो उस एटम के लोन पेयर को क्या करें? प्रतिकर्षित। ये बॉन्ड खिंचाव महसूस करेगा, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के कारण इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी हो गई? कम पड़ गई। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्रम याद रखिएगा इसको। तो एक काम करते हैं, इनको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हैलोजन तत्वों के रासायनिक गुणों से प्राप्त जो भी कंपाउंड बने के तैयार होंगे, अब हम उनके भी गुणों का अध्ययन करेंगे। तो क्या है कि अपने यहाँ हाइड्रोजन से अभिक्रिया के पश्चात गुणों का कंपेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने सबसे पहले रिएक्शन भी करवा रखी है, हाइड्रोजन से हैलोजन की क्रिया। अभी ध्यान देते हैं, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो HF बनाता है, इसका नाम हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो बनने वाला कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी किसी किसी के दिमाग में बात आई, सर जी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम दे दिया। बेटा अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन क्लोराइड ही बना है। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे ही जल में घुला जाएगा, उसके पश्चात ये कहा जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब तक ये जल में नहीं घुला है हाइड्रोजन क्लोराइड है, जल में घुल गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन से विक्रिया करता है ऊष्मा की देकर तो बेटा हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन के मिश्रण को प्लेटिनम नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। तो ये 4 डिफरेंट सिचुएशन और 4 प्रकार के अलग अलग हाइड्रोजन के हैलाइड बनकर तैयार हुए। अभी इन हाइड्रोजन के हैलाइड में सबसे पहले बात करते हैं इनके कुछ विशेष नेचर का। तो जैसे सबसे पहला नेचर आता है, कहता है आयनिक प्रकृति। बेटा आयनिक नेचर होता है क्या, मैं बताता हूं। देखो इसको, अगर कोई 2 एलिमेंट ए और बी के बीच का बॉन्ड सह संयोजक है, ध्यान देने वाली बात है, अगर ए और बी दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो क्या होगा, इस बॉन्ड को ए भी उतनी ही क्षमता से अपनी ओर आकर्षित करेगा और बी भी उतनी ही क्षमता से आकर्षित करेगा। लेकिन अगर ए या बी में से किसी भी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दूसरे वाले से हाई है तो होगा क्या, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से हाई है, तो बी अब इस बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अच्छा, बी अगर ज्यादा आकर्षित, मैं ये नहीं कहता ए आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन बी अपेक्षाकृत अधिक आकर्षित करेगा, तो ये बॉन्ड बी की ओर क्या होता चला जाएगा, खिसकता। अब ध्यान देने वाली बात है, ये बॉन्ड बी की ओर जितना अधिक खिसकेगा हम कहेंगे इसमें आयनिक कैरेक्टर, आयनिक नेचर, आयनिक प्रकृति उतनी ही अधिक है। अगर ये बॉन्ड थोड़ा सा खिसका हम कहेंगे आयनिक प्रकृति कम है, और अधिक खिसक गया आयनिक प्रकृति और अधिक है, और अधिक खिसक गया आयनिक प्रकृति और अधिक है। लेकिन ये बॉन्ड का खिसकाव किस बात पे डिपेंड करता है, दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पर। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम थी बॉन्ड बिल्कुल नहीं खिसकेगा, आयनिक कैरेक्टर 0 है। लेकिन जैसे जैसे एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती चली गई, दूसरी की लो होती चली गई, बॉन्ड एक और खिसकने लगा। और जितना अधिक बॉन्ड खिसकेगा बेटा, हम तो उतना जानते हैं कि वो पदार्थ उतना ही अधिक ऋण विद्युती अगर होगा तो उतना ही अधिक खिसकेगा और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से अगर मैं चेक करता हूं, हैलोजन एलिमेंट में सबसे अधिक बॉन्ड को खींचने की क्षमता है फ्लोरीन पर, यह सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए H और F के बीच का बना बॉन्ड सबसे अधिक खिसकेगा, इसका आयनिक कैरेक्टर भी अधिक होगा। अब H और Cl में देखें तो मैं क्या सोच समझता हूं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो यहां पर बॉन्ड क्लोरीन की ओर खिसकेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खिसक पाएगा जितना कि H और F के बीच बना बॉन्ड खिसक गया था, क्योंकि ये कम खिसकेगा या कम डिस्प्लेस होगा, इसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, इसमें बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट और भी कम होगा। और H और I में तो लगभग दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिमिलर आने लगता है, सेम तो नहीं आता है, लगभग सिमिलर आने लगता है, तो बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम होता है, और बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा तो इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कैसा रहेगा, कम। बॉन्ड का जितना ज्यादा खिसकाओ आयनिक कैरेक्टर उतना ही अधिक। ये वाली बात समझ गए भी।
अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, आबंद वियोजन ऊर्जा। बेटा आबंद वियोजन ऊर्जा से सबसे पहले तो एक बात को पढ़ लेते हैं, उसको 2 सेकंड के लिए रोकते हैं। सबसे पहले आते हैं आबंद दूरी पर। ये तो सभी व्यक्ति को पता है कि बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बेटा हम बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, ये तो सभी को पता था। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो मैं एच का साइज तो सबके लिए सेम है, लेकिन जब एफ का साइज छोटा था, सी एल का साइज बड़ा था, बी आर का साइज बड़ा था, आई का साइज और भी बड़ा था। अब ध्यान देने वाली बात है, एच का साइज तो सबके लिए छोटा समान था, यहां पर एच एफ में से बॉन्ड लेंथ छोटा है, सी एल का आकार एच का सेम रहा, सी एल का आकार बड़ा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ी गई, एच बी आर में बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई और एच आई में तो बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ गया। इसका मतलब मैं आप क्या समझते हो, सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ कहाँ का होने वाला है, एच आई का। अब हम पूछेंगे एच आई का बॉन्ड लेंथ बढ़ गया एच ए एफ एस सी एल एच बी आर की अपेक्षा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ बढ़ा है इसका मुख्य कारण कौन है, हाइड्रोजन की हैलोजन एटम। हैलोजन एटम, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, तो क्योंकि हैलोजन एटम का साइज बड़ा है, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, बॉन्ड लेंथ भी ये बड़ा बनाएगा, ये उससे छोटा बॉन्ड लेंथ उससे छोटा, और क्योंकि फ्लोरीन का एटम का साइज सबसे छोटा है हैलोजन में से, इसका बॉन्ड लेंथ भी सबसे कैसा रहेगा, कम। अब बस इतनी बात बताना, अगर इसका बॉन्ड लेंथ कम है तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, बहुत ज्यादा अधिक। देखो मैंने सबसे अधिक एनर्जी इसके लिए लिखा है, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी अधिक है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी थोड़ी सी कम चाहिए। एच आई का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा था, एनर्जी इसके लिए सबसे कैसी चाहिए, कम। मैंने यहां सबसे कम लिख रखी है एच आई के लिए एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जान जाओगे ना उसको। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पर, अपचायक क्षमता, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है। सोचो अपचायक क्या है, अपचायक क्षमता देखो मैं ऐसे भी बताता हूं, आप फिर से सुनो इस नियम को। जब भी किसी पदार्थ पर हाइड्रोजन जुड़ता है उसका अपचयन होता है। फिर देखो दोबारा से इस लाइन को याद रखो, जब भी किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है उस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन, और वो कार्य का करता है आक्सीकारक। ये तो उसका नेचर हो गया, उसको भूल गए। अब हम दूसरे कैरेक्टर पर आ गए। जब भी किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ध्यान देना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो जिस पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हुआ इसका हुआ ऑक्सीकरण, और ये काम का करेगा अपचायक। ठीक है, अगर ये पदार्थ हाइड्रोजन को शीघ्रता से निकाल देता है, इसका बहुत जल्दी अपचयन ऑक्सीकरण हो गया और ये बहुत अच्छा अपचायक बन गया। अगर यही हाइड्रोजन को धीरे से निकालता, देर में निकालता, मजबूरी में निकालता, तो इसका जो ऑक्सीकरण है ये धीमा होता, और क्योंकि ऑक्सीकरण धीमा होता इसकी अपचायक क्षमता कैसी मानी जाती, कम। अब बेटा इसको देखो, बॉन्ड लेंथ तो सबका जानते हो ना, बस एक ही बात पूछना चाहेंगे, सबसे जल्दी हाइड्रोजन कौन से एटम से अलग हो सकता है, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, किससे? अगर आयोडीन से हाइड्रोजन शीघ्रता से अलग हो सकता है तो इसका शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो गया, तो अपचायक कैसा हो गया, प्रबल। समझ रहे हो, इससे हाइड्रोजन शीघ्रता से अलग नहीं होगा, दुर्बल अपचायक। दुर्बल अपचायक HF में तो हाइड्रोजन निकलने ही वाला नहीं, क्यों, बॉन्ड बहुत छोटा है और दोनों आसानी से कभी टूटने वाले नहीं है। क्योंकि दोनों आसानी से नहीं टूटने वाले हैं, ये अलग नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो ये अपचायक कभी बेचारा बन नहीं पाएगा। अपचायक बनने के लिए स्वयं का ऑक्सीकरण करवाना जरूरी है, हाइड्रोजन को अलग कर पाना जरूरी है। समझ जाओगे इसको। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अम्लीय प्रकृति। अरे यार ये बताओ, अम्लीय तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इधर लिखें देखो थोड़ा सा। अभी हमने एक बात अपने मन से बताई थी, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाए कि ना कहा जाए, ना, ये गैस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कब बना, जब हमने इसको कहां पर घोला, H+ आयन और Cl- आयन करके टूटा। अच्छा बच्चे इसमें भी समझ गए, बॉन्ड टूटा ना, तब तो H+ आयन बना। इसका मतलब जितनी जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उतनी ही जल्दी H+ आयन मिलेगा, उतना ही प्रबल अम्ल। क्या सोचते हो, समझ आ रहा है भैया? कोई भी पदार्थ तब अम्ल माना जाता है, मैं तो तभी उसको अम्ल मानता हूं, आप चाहे जैसे मान लेते हो, मैं तो उसको तब अम्ल मानता हूं जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे। जब तक कोई भी कंपोनेंट हाइड्रोजन का आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है वो पदार्थ तब तक मेरी नजर में अम्ल नहीं है।
लेकिन जैसे वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो अम्ल हो जाएगा। अब ये भी बात आएगी, सर जी प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? बेटा, जो पदार्थ आसानी से हाइड्रोजन आयन देने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, बनाने लगे, तोड़ने लगे, तैयार करने लगे, बेटा वो अच्छा अम्ल है। और जो कंपाउंड हाइड्रोजन आयन आसानी से नहीं देता है वो दुर्बल अम्ल है मेरी नजर में। अभी क्या सोचते हो, अम्ल बनने के लिए भी बॉन्ड का क्या जरूरी है? टूटना, क्योंकि HI का बॉन्ड सबसे शीघ्रता से टूट जाता है, आपको भी पता है। HI सबसे प्रबल अम्ल है, कहीं लिखा है मैंने, HI सबसे प्रबल अम्ल है। अच्छा, सबसे बॉन्ड के टूटने की संभावना सबसे कम किस पर होती है? HF पर। इसलिए बेटा इसकी अम्लीय क्षमता सबसे कम। ये ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे क्या होता है ना, HF की अम्लीय क्षमता ज्यादा समझ लेते हैं, कहते हैं F हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है, जाने क्या क्या अपने मन में विचार बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपाउंड का आयंस में ब्रेक होना जरूरी है, और आयंस में ब्रेक होने के लिए बॉन्ड का टूटना जरूरी है, और जिस अवस्था में बॉन्ड टूटेगा भैया जल्दी वही अधिक अम्लीय है। तो मैं क्या सोचता हूं, बाएं से दाएं चलने पर अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब गलनांक और क्वथनांक की बात होगी। वैसे से तो गलनांक और क्वथनांक में मैटर करता है जो मैं बताता हूं, सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या है। तो अभी HF को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, HF का तो मतलब ही नहीं रखेंगे। अभी ऐसा मानेंगे HF है नहीं हमारे यहाँ कोर्स में, तो HF क्योंकि कोर्स में नहीं तो फिर लिखा गलत है, ये हटाओ इसको कोर्स से। अच्छा बेटा बताओ, H और Cl में से Cl का आकार थोड़ा सा बड़ा है H की अपेक्षा, मैं मान गया, थोड़ा सा मैंने सोचा, लेकिन Br का तो Cl से और भी बड़ा है, HI का आकार और भी बड़ा होगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, HI का अगर आकार बड़ा होगा सरफेस एरिया कैसा होगा? तो क्वथनांक और गलनांक भी इसके अधिक है, क्योंकि सरफेस एरिया अधिक हो गया तो वांडर वाल्स फोर्स बढ़ गए, और वांडर वाल्स फोर्स बढ़ गए तो गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो गया? बढ़ गया। सरफेस एरिया छोटा, अणु का आकार छोटा था, सरफेस एरिया कम था, बॉन्ड कम लगे, गलनांक क्वथनांक कम रहा। इसका तो और भी सरफेस एरिया छोटा था क्योंकि अणु का आकार और भी कम था। लेकिन एक पदार्थ की बात हमने अभी नहीं की, अब इसको कोर्स में ले आते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो इन सभी कंपाउंड में से सबसे अधिक हैं। अब बात आ गई सर सबसे अधिक ऐसा क्या हो गया इसके अंदर साथ कि सबसे अधिक हो गया? तो बेटा इसका एक ही रीजन बताना है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलकर सरफेस एरिया तो बड़ा नहीं कर पाता है, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वांडर वाल्स फोर्स की अपेक्षा कई गुना अधिक मजबूत होते हैं। आपको पता है वांडर वाल्स फोर्स को ब्रेक करने के लिए 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 44 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। तकरीबन 8 पंचे 40, 4.5 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, सरफेस एरिया कम है इसका। हाइड्रोजन बॉन्ड वांडर वाल्स फोर्स के अपेक्षा बहुत अधिक स्ट्रांग होता है, क्योंकि बॉन्ड कम बॉन्ड है लेकिन स्ट्रांग है। इसके गलनांक क्वथनांक बाकी सब में से अधिक रहेंगे। तो ध्यान रखना इस बात को, सबसे गलनांक क्वथनांक इनमें से सबसे गलनांक क्वथनांक HF का क्यों अधिक है, जबकि साइज तो छोटा था सरफेस एरिया में? तो बताओगे साइज जरूर छोटा था, लेकिन ये स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। हम पूछेंगे कौन सा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, आप बताओगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनता है हाइड्रोजन का, इसलिए ये स्ट्रांग बॉन्ड उसको अधिक क्वथनांक और गलनांक रखता है। लास्ट नंबर लिखता है, एक और नंबर है अवस्था का निर्धारण। बेटा हाइड्रोजन आबंध की प्रेजेंस के कारण HF ठोस है। इस सीरीज में बाकी जितने भी हाइड्रोजन के आयोडाइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड है वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसी। हमारे यहाँ पहले फर्स्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन भी था कि क्या कारण है HF ठोस है जबकि HCl गैस है। एक ही कारण बताते थे, क्योंकि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस है। बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, ये गैस है। नेक्स्ट नेचर को चलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। बेटा द्विध्रुव आघूर्ण इस बात पर डिपेंड फिर से करने लगता है कि बॉन्ड कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है। देखो द्विध्रुव आघूर्ण के तो देखो ऐसा कुछ ऐसा पहचान, कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है इस बात पे डिपेंड करने लगता है। H और F के बीच बना बॉन्ड F की ओर बहुत ज्यादा खिसक जाता है, बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा खिसक जाता है, बहुत अधिक ऋण चार्ज आया होगा, बहुत अधिक धन चार्ज आया होगा, धन आवेश आया होगा।
क्योंकि अधिक ऋण आवेश अधिक धनावेश आता है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। HCl में देखेंगे H और Cl में बॉन्ड खिसकता है Cl की ओर, लेकिन देखो मैंने ज्यादा डिस्प्लेस नहीं किया है, इसमें थोड़ा सा कम ऋण चार्ज आया है और इसमें थोड़ा सा कम धन चार्ज आया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी कम। सेम HBr में और भी कम या डिस्प्लेस हुआ बॉन्ड और भी द्विध्रुव आघूर्ण कम। HI में तो मैंने बताया था H और I का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सिमिलर में आ जाती है, तो बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हुआ, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा नहीं है। तो सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण HF, उससे कम HCl, उससे कम HBr और सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण होता है HI का। अब बेटा इसमें से एक चीज और पढ़नी चाहिए, ऑक्सीजन से क्रिया। हालांकि ऑक्सीजन से क्रिया का आर्टिकल कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन जितना मायने रखता है केवल उतनी ही बात को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन हैलोजन एलिमेंट से अभिक्रिया जब भी करता है कुछ प्रकार के कंपाउंड बनाता है, मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे पहला बनाता है Cl2O3, Cl2O, Br2O7 और OF2। इस बात को विशेष ध्यान रखना, कोई भी हैलोजन एलिमेंट ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो केवल और केवल हैलाइड बनते हैं। हैलाइड का मतलब देखो मैं पढ़ के सुना दूं, सॉरी, केवल और केवल ऑक्साइड बनते हैं। ये बात यार मेरे से गलत निकल गई, इसको थोड़ा सही कर लेना। क्या कि जब भी कोई हैलोजन एलिमेंट ऑक्सीजन से क्रिया करता है केवल और केवल ऑक्साइड बनते हैं। जैसे क्लोरीन का ऑक्साइड, ये क्लोरीन का ऑक्साइड, ये ब्रोमीन का ऑक्साइड। लेकिन एक जगह सिचुएशन अपोजिट नेचर पर आ जाता है। इसको कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा पढ़ लेता है कि ये क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है तो क्लोरीन का ऑक्साइड हो गया, ब्रोमीन के साथ ऑक्सीजन है तो ब्रोमीन का ऑक्साइड हो गया, आज फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है तो फ्लोरीन का ऑक्साइड हो जाएगा, गलत है। ये ध्यान रखना, इसका नाम है ऑक्सीजन फ्लोराइड। इस बात को विशेष ध्यान रखना, हर एक हैलोजन एटम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जब फ्लोरीन ऑक्सीजन से विक्रिया करता है वो ऑक्साइड नहीं बनाता बल्कि क्या बनाता है, फ्लोराइड। पूछेगा क्यों? क्योंकि इस जगह पर फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है और फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करता है और ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि फ्लोरीन पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको हम फ्लोराइड कंपाउंड कहेंगे। इन पर देख रहे थे, क्लोरीन पर बेटा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर थी और ऑक्सीजन पर नेगेटिव थी, इसलिए हम इनको ऑक्साइड कह रहे थे। तो बस इतनी बात ऑक्साइड्स में याद रखनी है तुम लोगों को कि अन्य हैलोजन के ऑक्साइड होते हैं लेकिन फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं होता है। तो आज बस इतनी बातों को पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लोरीन, वो भी नेक्स्ट क्लास पे।